हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए सेशन में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन दीज इक्वेशंस। इक्वेशन 1 दी हुई है Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 plus Fe. Second equation is given C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2O. ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है दोनों ही इक्वेशंस रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और जो वैल्यूज दी हुई हैं P और Q, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी आफ्टर दी बैलेंसिंग इक्वेशंस। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम जब आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और आयरन से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हमने और भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्या कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कोई भी ऐसी रिएक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन ना हो रहा हो, या रिडक्शन हो रहा हो ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, और रिडक्शन हो रहा है देन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यानी कि दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हमें ये तो मिल गया कि दोनों इक्वेशंस क्या हैं आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशंस को। तो यहां पे देखो बेटा आयरन कितने हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आयरन क्या है 1। तो यहाँ पे हम लोग पी की वैल्यू अगर 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन 2, और यहाँ पे भी आयरन 2। बाकी की इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है। यानी कि हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू देखनी है, Q की वैल्यू देखनी है, और ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है तो हमें हाइड्रोजन देखने कितने। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा, 10 × 2 20 है। यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्या कर दें तो 20 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 10। तो यानी कि Q हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो हमें P और Q दोनों की वैल्यू भी मिल गई, और हमें ये भी पता चल गया कि ये रिएक्शन क्या है, दोनों की दोनों रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोग ऑप्शंस देख लेंगे कि ओनली इक्वेशन 1 इज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों ही रिएक्शन क्या है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शन, एंड P = 2 एंड Q = 4। तो ये गलत हो गया, बाकी चीजें सही थी लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, गलत है। ओनली इक्वेशन 2 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत हो गया। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, गलत। फोर्थ क्या हो जाएगा, बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शन। P की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, और Q की वैल्यू क्या दी हुई है, 10। यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है दोनों रिएक्शन क्या है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन है, और P की वैल्यू क्या है 2 और Q की वैल्यू क्या है 10। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxides are listed। पहला दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड इज गिवन जिंक ऑक्साइड
react with both dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide, and fourth one is sodium hydroxide does not react with either dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। तो यहां हमारे पास 4 ऑक्साइड दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, 1 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहला क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमारे पास 4 ऑक्साइड दिए हुए हैं जिनकी रिएक्शन बता रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले इन ऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है मेटल ऑक्साइड क्या है, मोस्टली क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर के, और कुछ मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है बेटा? दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, इसलिए वो क्या है? एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो उनमें क्या है हमारे? एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही ऑक्साइड क्या है हमारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये क्या है आपका? बेसिक। और ये भी क्या है आपका? ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं आपके? एसिडिक नेचर के। तो अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का है, तो ये बेस से रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है तो ये एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही क्या हैं आपके? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों से। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा। सेकेंड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, क्योंकि क्या है? ये बेसिक नेचर का है तो सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक बेस से कैसे रिएक्ट कर सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। थर्ड देखते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। ये क्या है हमारा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो दोनों से ही रिएक्ट कर सकता है, यानी कि ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। फोर्थ देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? एसिडिक नेचर का है, डज नॉट रिएक्ट विद ईदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एसिडिक है तो ये बेस से तो रिएक्ट करेगा ना, एसिड से नहीं करेगा, तो ये गलत। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। तो हमारे एल्यूमिनियम, मोस्टली हम लोग एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ही देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इनका आंसर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन आयरन नेल इज एडेड to each of the two test tubes P and Q containing aqueous copper 2 sulfate and aqueous silver nitrate। तो हमारे पास बेटा दिया हुआ है 2 टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। इसमें हमें दिया हुआ है एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें दिया है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। क्लियर? अब उसने बोला है आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब। इसमें भी आयरन नेल रखेंगे हम लोग, क्या डालेंगे हम लोग? आयरन की नेल्स। इसमें भी आयरन की नेल्स डालेंगे हम लोग। अब पूछ रहा है in test tube P iron nail is coated with a blue coating and in test tube Q there is no reaction. Iron nail is coated with a brown coating in test tube P
and silver coating in test tube Q. There is no reaction in either of the test tube P and Q. And D option is there is a no reaction in test tube P, but a silver coating on iron nail is seen in test tube Q. तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए भाई आयरन की रिएक्टिविटी क्या है, आयरन किन मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखी हुई है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एज वेल एज सिल्वर। हाइड्रोजन के नीचे ही दोनों आते हैं, कॉपर और सिल्वर, जो हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी हुई है। तो यानी कि आयरन क्या है, दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो दोनों को ही रिप्लेस करेगा। यहाँ दोनों ही केसेस में आयरन कॉपर को भी क्या रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आयरन को भी रिप्लेस करेगा। दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब कॉपर अगर रिप्लेस होगा तो कॉपर आयरन पे कोटिंग करेगा, तो किस कलर में कोटिंग करेगा? तो कॉपर का कलर क्या होता है बेटा? रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर आएगा। और सिल्वर ग्रे कलर का होता है या सिल्वर कलर, तो ग्रे। ठीक है, तो अगर जब हम लोग रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आयरन नेल पे कोटिंग कैसी होगी, रेडिश ब्राउन की, जब वो पी में डाला जाएगा। और जब क्यू टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा तो सिल्वर कलर डिपॉजिट होगा आपका। तो इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पी में कैसा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन कलर। और इन टेस्ट ट्यूब क्यू देयर इज नो रिएक्शन, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। सेकेंड, आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग, बिल्कुल सही। इन टेस्ट ट्यूब क्यू, टेस्ट ट्यूब पी में कैसा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन। और क्यू में आएगा सिल्वर की कोटिंग। तो यानी कि ये आंसर हमारा सही है। देयर इज नो रिएक्शन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों में ही होगी। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब क्यू, ये भी गलत हो गया। यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आयरन की नेल दोनों में डालेंगे, जब पी और क्यू टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो दोनों में ही रिएक्शन होगी, दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि आयरन कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन पी में कैसा कलर आएगा? ये ब्राउन कलर की कोटिंग आएगी, और आपका क्यू में आपका सिल्वर कलर की कोटिंग आएगी आयरन पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड and to aqueous sodium hydroxide. What is the color of methyl orange in each solution? तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है बेटा? नाम से ही पता है ऑरेंज। तो जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? रेड कलर। और जब हम लोग बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर। तो ये तो बहुत इजी था, अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कलर कैसा होगा मिथाइल ऑरेंज का आपका एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, तो हम लोग बहुत इजीली कर ले। एसिड में कलर क्या आएगा? सॉरी, हाँ, ये एसिड दिया हुआ है, तो एसिड में कैसा कलर आएगा? रेड। और बेस में कैसा कलर आएगा? येलो। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू? हम लोगों ने बेटा पीएच वैल्यू पढ़ी हुई है, ठीक है, 0 से 14 पीएच स्केल दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे क्या होता है? 7 न्यूट्रल। जैसे हम लोग इधर लेफ्ट साइड जाएंगे और जैसे इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया आपका पीएच स्केल। 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होता है आपका? बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इधर जाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम जितना लोअर पीएच की तरफ जाएंगे वो एसिड क्या होता जाएगा? और स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यानी अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा,
स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, हाइयर पीएच, और स्ट्रॉन्गर एसिड लोअर पीएच। तो हमसे पूछा है हाईएस्ट पीएच वैल्यू, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज़्यादा पीएच होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये तो एसिड हो गया, इसका लोअर पीएच होगा। एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, यानी इसका भी पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस दिए हुए हैं, और इनमें हमें पता करना है किसका हाईएस्ट पीएच होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा इन सारे कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है आपका। तो स्ट्रॉन्गर द बेस हाइयर द पीएच वैल्यू, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस उतना ही पीएच हाई होगा उसका। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हाईएस्ट पीएच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपियर बिकॉज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बेटा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट ही होता रहता है। जब आपका लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इससे CO2 पास करते हैं, CO2 गैस को टेस्ट करने का भी ये आपका मेथड है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो हम लोग अगर CO2 पास करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस CO2। तो ये वाइट मिल्की कलर आएगा, और ये PPT बनाता है इनसॉल्यूबल। क्या होगा, इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल नहीं रहता। ठीक है, ये PPT बना लेगा। लेकिन अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें इसी सॉल्यूशन में, जब एक्सेस में पास करेंगे तो ये CaCO3 जो दिया हुआ है और ये CO2 अगर एक्सेस में पास कर देंगे तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है आपका, ये सॉल्यूबल होता है आपका, ये सॉल्यूबल होगा। और जो कलर वाइट कलर आ रहा था, मिल्की कलर आ रहा था, वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम लोग एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे तो वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो वाटर सॉल्यूबल होगा ही नहीं बेटा, तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या बनाता है, PPT बना देगा, इनसॉल्यूबल होगा। सेकंड क्या है, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही। ये वाटर इनसॉल्यूबल था, ये वाटर सॉल्यूबल है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। और भी देख लेते हैं, वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल गलत, क्योंकि वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू इनसॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी गलत हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो लाइम वाटर में अगर हम लोग नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका इनसॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से ही मिल्की वाइट कलर आता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेस में CO2 पास करेंगे तो ये मिल्की वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि आपका सॉल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, ये वाटर सॉल्यूबल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, in the reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है हमारे पास, aqueous solution react with aqueous solution of सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट भी लिख लेते हैं हम लोग। ये रिएक्शन हम लोगों ने करी हुई है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो ये बनेगा BaSO4
प्लस NaCl, और यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और ये आपका बनता है PPT, वाइट PPT। ठीक है, तो यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा आपका। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म विल बी। अब जल्दबाजी में लोग क्या कर देंगे, ये देखा नहीं कि आपका प्रेसिपिटेट, बस बी ऑप्शन मार दिया। नहीं, इसमें पूछा गया है द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म विल बी, तो एक्वस सॉल्यूशन किसका बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड का। तो राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन देखी नहीं की तो ये नहीं सोचना है कि ये प्रेसिपिटेट बनेगा, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर करना है। तो इसमें पूछा है एक्वस सॉल्यूशन किसका बनेगा, तो एक्वस सॉल्यूशन किसका बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड का। PPT इसका बनेगा बेरियम सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या बनेगा, PPT। ठीक है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन A एंड रीजन। ठीक है, तो ये सारे आपके दिए हुए हैं, बोथ A एंड R, ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। तो हम लोग यहाँ पे असर्शन, इन दोनों को हम लोग 2 अलग अलग स्टेटमेंट की तरह पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। असर्शन A, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, C4H8, ये क्या है बेटा, ब्यूटीन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अल्केन, CnH2n। C4H6, ये क्या है आपका, ब्यूटाइन। C4H6 क्या है, ब्यूटाइन। ये कौन से फॉर्मूले में आएगा, CnH2n-2, ये आ गया आपका अल्कीन में और ये आएगा आपका अल्काइन में। C4H10, ये क्या है आपका, ब्यूटेन, CnH2n+2, अल्कीन वाले फॉर्मूले में। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या है, ये तीनों ही कंपाउंड, दीज आर मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल गलत। तो ये क्या हो गया, क्योंकि एक देखो अल्कीन का है, दूसरा अल्काइन का है, तीसरा क्या है, अल्केन फैमिली से है, तो अलग ही होमोलोगस सीरीज है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं आपका, ये क्या है आपका, ब्यूटीन, अल्कीन फैमिली से है। ये क्या है आपका, ब्यूटाइन, ये आपका क्या है, अल्काइन फैमिली से। ये क्या है, प्रोपाइन, ये भी अल्काइन फैमिली से। ये क्या है आपका, प्रोपीन, ये क्या है, प्रोपीन, और ये क्या है आपका, इथीन, और ये क्या है आपका, इथाइन। तो हम लोग देख सकते हैं ये अल्कीन फैमिली से, ये अल्काइन फैमिली से, और ये अल्काइन फैमिली से, और ये भी क्या है आपका, अल्कीन फैमिली से, अल्कीन फैमिली से और अल्काइन फैमिली से। यानी कि कहीं पे भी अल्केन नहीं आ रहा है। अल्केन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड तो नहीं है। और हमें क्या पूछा है, आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्होंने बोला है कि क्या सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, तो बिल्कुल सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, कहीं पे भी आपका अल्केन नहीं है। किसी भी कंपाउंड में एन नहीं आ रहा है, कहीं पे ईन आ रहा है या कहीं पे आइन आ रहा है। ईन और आइन हमेशा अनसैचुरेटेड में आएगा और एन किस में आता है आपका, सैचुरेटेड में। यानी कि स्टेटमेंट 2 इज राइट, यानी रीजन आपका सही है, असर्शन गलत है। तो आपका एक ही आंसर आपका यही सही है, डी। ठीक है, क्योंकि तीनों ही देखो, बोथ ए करेक्ट, ए करेक्ट, ए करेक्ट, तो तीनों में ही ए करेक्ट दिया हुआ है, जबकि ए आपका क्या है, फॉल्स। तो हमारा सीधा ऑप्शन है, एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन क्या आएगा, 4th, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेट अप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। ही क्लैम्प एन एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम का वायर है जिसको क्लैम्प किया हुआ है स्टैंड, और एक पिन लगी हुई है। यहाँ पे देखो ये वैक्स लगा हुआ है, एक एल्यूमिनियम का वायर दिया हुआ है इस तरीके से। लेट सपोज ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम वायर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ वैक्स लगाया हुआ है और वैक्स के थ्रू एक पिन लगी हुई है, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है और ये वैक्स है आपका, वैक्स की मदद से एक पिन लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब स्पिरिट लैम्प के थ्रू हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है देन ही हीटेड द वायर विद द बर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड। यहाँ से वो हीट करना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा पिन लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वैक्स, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ। थोड़ी देर बाद पिन क्या हो जाएगा, ये पिन जो लगी हुई है वो गिर जाएगी। क्यों? इफ, अब ये स्टेटमेंट ये पढ़ लेते हैं। ए, इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये स्टेटमेंट पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये बर्नर दिया हुआ है, क्लैंप की हेल्प से एल्यूमिनियम का एक वायर लगाया हुआ है और एल्यूमिनियम के लास्ट में वैक्स की हेल्प से एक पिन लगाई हुई है और हम लोग इसके दूसरे एंड को हीट कर रहे हैं बर्नर से, ठीक है। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसकी वजह से ये पिन गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है और मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हीट यहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ पे हीट पहुंच जाएगी, ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसकी वजह से वैक्स क्या हो जाएगा आपका, पिघल जाएगा और जो पिन लगी हुई है वो वैक्स की हेल्प से वो क्या जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इफ द टीचर रिप्लेस एल्यूमिनियम वायर बाई सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चेंज। अब बोला एल्यूमिनियम की जगह पे, अगर एल्यूमिनियम की जगह पे हम लोग क्या ले लें, एल्यूमिनियम की जगह पे हम लोग क्या ले लें, सिल्वर, तो क्या उसका ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा? क्या पिन फॉल करेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो बिल्कुल गिरेगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है और सिल्वर भी कंडक्टर है आपका हीट का। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम से पिन गिरने में जितना टाइम लग रहा था उससे बहुत कम टाइम लेगा सिल्वर से गिरने में, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है आपका किससे, एल्यूमिनियम से, हीट का। इसलिए यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी से ज़्यादा हीट इधर ट्रांसफ़र होगी इन केस ऑफ सिल्वर और पिन जल्दी गिर जाएगी। तो जितना टाइम एल्यूमिनियम में ले रहा था उतना टाइम सिल्वर में नहीं लेगा, क्योंकि हीट का ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है आपका सिल्वर। सेकेंड क्या दे रहा है, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एल्यूमिनियम वायर मेल्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम लोगों ने थर्माइट प्रोसेस में भी पढ़ा हुआ है, हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहाँ पे आयरन हमें मोल्टेन फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन आयरन जो एल्यूमिनियम है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, जहाँ पे हम लोग आयरन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, मोल्टेन आयरन का, वेल्डिंग वगैरह के लिए। तो एल्यूमिनियम क्या है, मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। एल्यूमिनियम की जगह पे अगर सिल्वर रख देंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जल्दी यहाँ पे वैक्स मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर अच्छा है आपका सिल्वर एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम मेल्ट नहीं होगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। तो बिल्कुल स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है, केरोसिन में हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम वही रखे जाते हैं, तो हम लोग जैसे लिख लेते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आंसर होते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaCl। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बनाएगा या KCl। कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, बेटा इनको तो हम लोग केरोसिन में यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों? बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही वाटर्स के टच में आते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ब्लास्ट हो जाता है इनका, ठीक है।
तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इन्हें अगर हम लोग बाहर रख देंगे, उनको मॉइस्चर मिल जाता है, तब भी वो रिएक्ट करके ब्लास्ट कर देते हैं, आग लग जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए हम लोग क्या है, कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, बिल्कुल नहीं कर सकते। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं और वाटर से रिएक्ट करके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो अब आपका बेस और हाइड्रोजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन आपको पता है फ्लेमेबल गैस है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ब्लास्ट भी हो जाता है। तो हम लोग वाटर में तो बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, सोडियम हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स। अब हमने मेटलर्जी में पढ़ा हुआ है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और मॉडरेट रिएक्टिव हैं और जो लो रिएक्टिव वाले मेटल हैं, उनमें हमने पढ़ा हुआ था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका हम लोग रिडक्शन नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्या है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए हम लोग उनको कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे लिया हमने, सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड लिया तो इसका मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन फॉर्म लेंगे तो मोल्टेन फॉर्म में क्या मिलेगा हमें, Na+ और Cl-। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कैथोड और एनोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, देखो कैथोड NaCl पे क्या होगा, NaCl हमें क्या देगा आपका Na+ और Cl-। तो कैथोड पे क्या होता है हमेशा बेटा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, जो हम लोग करेंगे। तो कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन हमने पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या है आपका, क्लोरीन रिलीज हो जाएगी। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन माइनस है यहाँ पे, क्लोरीन माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी आपकी एनोड पे। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगा आपका सोडियम मेटल, और एनोड पे क्या मिलेगा हमें क्लोरीन गैस। क्लियर। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बी, द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड अप ऑफ कॉपर, दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, जो यूरोप वगैरह में जो आपके डोम्स और बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश, अब उनका कलर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश हो रहा है। ठीक, वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। अब कॉपर का भी रिडक्शन होता है, ठीक है, कोरोजन वगैरह होता है। तो अब कॉपर रिडक्शन नहीं, कॉपर का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कोरोजन होता है, कोरोजन। अब कॉपर का कोरोजन होता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बेटा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से ही क्या कलर आता है, ग्रीनिश कलर। कोरोजन ऑफ कॉपर। तो जब कॉपर का कोरोजन हो जाता है तो उस पर लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की, ग्रीनिश कलर की। वो किसकी लेयर होती है आपकी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश कलर। वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर। ठीक है, आंसर ये हो गया आपका। इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द चेंज ऑफ द कलर ऑफ कॉपर डोम। अब वो बोला अगर हम लोग डोम्स जो हम लोग कॉपर के बनाते हैं, क्या हम कॉपर की जगह पे आयरन यूज कर सकते हैं ताकि ये जो ग्रीनिश कलर की प्रॉब्लम या कोरोजन की प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग रिमूव कर सकें। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आयरन में भी कोरोजन होता है। ठीक है, आयरन में भी कोरोजन होता है, प्लस इसमें एक बेनिफिट तो ये है, अगर हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज होके या कॉपर का कोरोजन होके जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है।
जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है कॉपर पे, वो अब प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है फर्दर कोरोजन से, कि इसके बाद अब कोई कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है एक लेयर बना देती है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि आगे कोरोजन नहीं होगा, तो आगे मेटल जो है आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। लेकिन आयरन के केस में जब आयरन का कोरोजन होता है, तो आयरन का कोरोजन होने के बाद में वो और एक्सपोज हो जाता है, तो वो और कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, तो आयरन तो हम लोग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आयरन हम लोग नहीं यूज कर सकते। नाउ थर्ड वन, डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम दी थिन शीट्स ऑफ मेटल, व्हाई डिड दी एंशिएंट आर्किटेक्ट यूज कॉपर टू मेक डोमन्स। ठीक है, कॉपर का ही यूज क्यों किया गया भाई पहले के आर्किटेक्ट ने? ठीक है, थिन शीट से बनता था, तो भाई कॉपर की मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी थिन शीट्स बहुत इजीली बनाई जा सकती है, अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। और उन लोगों ने भी कॉपर का यूज़ किया था, क्योंकि मेलेबिलिटी की वजह से उसको कई तरीके के शेप, डिजायर्ड शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्यू टू गुड मेलेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से कलर होता है आपका ग्रीनिश कलर। नो आयरन विल रस्ट। ठीक है, आयरन रस्ट होगा, आयरन तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं कॉपर की जगह, क्योंकि रस्ट होने के बाद में और एक्सपोज हो जाता है और भी ज़्यादा खराब कर देगा। कॉपर इज हाईली मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबिलिटी की वजह से उसको हम लोग डिजायर शेप में पतली शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए यूज करते थे कॉपर वगैरह का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अमृता इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप शोन इन फिगर, शी वाज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवॉल्व एट द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें वाटर किस में ब्रेक होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, तो ये क्या मिलता था, H2 प्लस O2 गैस। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे वाटर हमें क्या देता है बेटा, वाटर हमें देगा H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे कैथोड पे H प्लस क्या करेगा आपका, 2H प्लस, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है, एनोड पे क्या होता है आपका, अब यहाँ पे 4OH लेंगे, और ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है आपका, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर हम लोग यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर दें, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल बनेगा, यानी 4 H2O मॉलिक्यूल जब हम लोग का ब्रेक होंगे तो 4H प्लस मिलेगा और 4OH माइनस मिलेगा। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिल रहा है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर का, तो जितनी आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी उसकी जस्ट डबल आपकी हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, O2 गैस। ठीक है, सडनली सी रियलाइज दैट द बल्ब इन सर्किट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इसी में, सडनली शी रियलाइज दैट बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन शी यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर। अब भाई वाटर क्या है, कंडक्टर होता है वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लें, अगर डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लें, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में हमें आयंस नहीं मिलते हैं। आयंस नहीं मिलेंगे तो हमारा क्या है, कंडक्शन नहीं होगा। तो डिस्टिल्ड वाटर
इज बैड conductor of electricity due to absence of ions, आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. आफ्टर रियलाइजेशन शी एडेड अ सब्सटेंस टू डिस्टिल वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइट टू प्लेस. आंसर दी फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है, विच गैस वाज एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म एट एनोड एंड विच वन एट कैथोड. कैथोड पे हमारा हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पे देखा हमने कौन सी गैस रिलीज होती है, आपकी O2 गैस रिलीज होती है. अभी हमने कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी. ठीक है भाई, तो कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगी और एनोड पे ऑक्सीजन होगी. Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? अब डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, तभी तो बल्ब ग्लो नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आपका आयंस ही नहीं है. डिस्टिल वाटर में एब्सेंस ऑफ आयंस, अगर आयंस नहीं है, आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा. ठीक है भाई. नेक्स्ट, विच सब्सटेंस वाज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो हम लोग आयनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए मोस्टली हम लोग कैसे यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स यूज कर लेते हैं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लेंगे, या हम लोग सॉल्ट वगैरह यूज कर लेंगे, या हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेंगे वाटर में थोड़ा डाल के, तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा और हमें आयंस मिल जाएंगे और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है भाई, क्लियर. तो ये हमारे क्वेश्चंस थे. विच गैस एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन रिलीज होगी. बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम लोग उसमें कुछ सॉल्ट या कंसंट्रेटेड H2SO4 या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ताकि आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाए और हमें आयंस मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए. ठीक है भाई. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी. क्या दिया हुआ है, ए हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY. फॉर्मूला क्या दिया है, CXHY अंडरगोस कंप्लीट कंबशन एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे क्या दिया है, 2CXHY प्लस 9O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O. क्वेश्चन है व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सेकेंड क्या दिया है, गिव द केमिकल IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन. इस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम बताना है हमें. थर्ड क्या दिया हुआ है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और इसी कंपाउंड का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. फोर्थ क्या दिया है, नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन. ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसको अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें ये हाइड्रोकार्बन मिलेगा. ठीक है. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. ठीक है, इसी कंपाउंड को अगर हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा और बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है उसकी. तो पहला देख लेते हैं, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज लेनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहली बात तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो उसी से हम लोग देखेंगे. यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं. अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रख दें कि यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन हो जाए, यानी कि यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमें, 3. अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बेटा, 12, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है. अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू अगर हम रख दें तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा 6. यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 6. तो ये कंपाउंड हमें क्या मिल गया, C3H6. यानी कि ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, CN
H2N, कार्बन यहाँ पे 3 रखेंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का है और 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या है आपका, प्रोपीन। ठीक है, तो ये हमें x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव द केमिकल आईयूपीएसी नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन की कैटेगरी में आ रहा है, CnH2n वाले फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है और 3 कार्बन है तो यानी कि प्रोपीन। अब ये पूछ रहा है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग 3 कार्बन हैं यहाँ पे, 3 कार्बन को हम लोग किसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, C3H6 की। तो अगर हम 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन हमने बना लिए, हर कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं और एक डबल बॉन्ड भी आएगा यहाँ पे। तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन, बाकी के कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2-2 की शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा, 6। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड इधर बना चुका है तो यानी कि एक हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ आएगा और ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये 2 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ये हो गए, 4 बॉन्ड इधर हो गए और 4 बॉन्ड ये हो गए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, प्रोपीन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग ये क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ, सॉरी, नेम दी अल्कोहल, किस अल्कोहल को हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो कौन सा अल्कोहल भाई, अगर प्रोपीन मिल रहा है यानी कि 3 कार्बन का ही अल्कोहल मिलेगा। तो 3 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे तो C3H7OH आएगा आपका। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपे। इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं हम लोग। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग अगर इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक OH निकलेगा और एक H निकलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, प्रोपीन। कौन से अल्कोहल से मिलेगा, प्रोपेनॉल। ठीक है भाई। तो प्रोपेनॉल को अगर हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 का काम क्या होता है, वाटर को रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि आपका वाटर रिमूव कर देगा। OH यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका प्रोपीन मिल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ। ये तो बेटा एडिशन रिएक्शन वाला हो गया, हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ते थे जहाँ पे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग
हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, और हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपीन है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या मिल जाएगा हमें, क्लियर। तो हम लोग प्रोपीन को अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सारे आंसर आ गए। एक्स और वाई की वैल्यू 3 एंड 6। केमिकल नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया। नेम दिया अल्कोहल, तो प्रोपीन किससे मिलेगा हमारा, प्रोपेनॉल से, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का ही हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ठीक है, तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस भी करना है इक्वेशन को, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस देख लेते हैं। CH2 CH एंड CH3, यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन है बेटा, 6, और ये कितने हैं, 2, तो टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन हो गए, 8, और कार्बन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 कार्बन और क्या 3 हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।